सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, मिस्र का एक अमीर बिजनेसमैन था, उसकी उम्र तकरीबन 50 साल के करीब थी। एक दिन उसको दिल में तकलीफ़ का एहसास हुआ और जब उसने मिस्र के सबसे बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाया तो उन्होंने माजरत करते हुए उसे यूरोप जाने का कहा। अच्छा, यूरोप गया, वहाँ पे तमाम टेस्ट मुकम्मल किए, उसके बाद वहाँ के डॉक्टरों ने उसे बताया कि तुम सिर्फ चंद दिन के मेहमान हो क्योंकि तुम्हारा दिल काम करना छोड़। अच्छा, वो शख्स बाईपास करवा के मिस्र वापस आ गया और अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन कह लें कि गिन गिन कर गुजारने लगा। एक दिन वो एक दुकान से गोश्त खरीद रहा था। उसने देखा कि एक औरत कसाई के जो फेंके हुए चर्बी के टुकड़े हैं ना, उन्हें जमा कर रही थी। उस शख्स ने उस औरत से पूछा कि तुम इसे क्यों जमा कर रही हो? उसने जवाब दिया कि घर में बच्चे गोश्त खाने की ज़िद कर रहे थे, लेकिन मेरा शौहर मर चुका है और कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, इसलिए मैंने बच्चों की ज़िद से मजबूर होकर ये कदम उठाया। अभी जो फेंकी हुई चर्बी है ना, इसके साथ थोड़ा बहुत गोश्त भी आ जाता है, जिसे मैं साफ़ करके पका लूँगी, बच्चों की ज़िद भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, बिजनेसमैन को उस पर तरस आया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि मेरी इतनी दौलत का मुझे क्या फ़ायदा, मैं तो वैसे भी चंद दिन का मेहमान हूँ, मेरी दौलत किसी गरीब के काम आ जाए तो इससे अच्छा और हो क्या सकता है। उसने किया क्या कि उसी वक्त उस गरीब औरत को काफ़ी सारा गोश्त खरीद कर दिया और कसाई से कहा कि इस औरत को पहचान लो, ये जब भी आए जितना भी गोश्त मांगे इसे दे देना और पैसे मुझसे ले लेना। अच्छा, इस वाक़ये के बाद वो शख्स अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़ हो गया। कुछ दिन उसे दिल में किसी तकलीफ़ का एहसास ना हुआ। उसने मिस्र के एक शहर में मौजूद जो लेबॉर्ट्री है वहाँ दोबारा टेस्ट करवाए। डॉक्टरों ने उसे बताया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके दिल में कोई मसला नहीं है, लेकिन तसल्ली के लिए आप दोबारा यूरोप में चेकअप करवा सकते हैं। अच्छा, वो शख्स दोबारा यूरोप गया, वहाँ जाके अपना दोबारा चेकअप करवाया और उसे पता चला कि उसके दिल में कोई ख़राबी सिरे से थी ही नहीं। डॉक्टर हैरान रह गए और उससे पूछा कि आपने ऐसा क्या खाया कि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई। उस बिजनेसमैन को वो गोश्त वाली खातून याद आ गई। उसने मुस्कुरा कर डॉक्टर से कहा कि इलाज वहाँ से हुआ जिस पर आप यकीन नहीं रखते। बेशक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा था कि सदका हर बला को टाल देता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल रखने वालों का कभी भी हाथ तंग नहीं होता। अच्छा, हमें हमारे इर्द गिर्द ऐसे बड़े सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। हमें गरीबों का सहारा बनना चाहिए। जब हम गरीबों का सहारा बनते हैं तो अल्लाह हमारा सहारा बन जाता है, अल्लाह हमारा मददगार बन जाता है। तो जिसका अल्लाह मददगार हो, जिसका अल्लाह सहारा हो, उसको किसी और सहारे की, किसी और मदद की भला क्या ज़रूरत। अब इसी तरह अगर मुल्क का हुक्मरान अपनी गरीब आवाम का ख्याल करता हो, गरीबों का एहसास करता हो, उसकी हुक्मरानी को कभी भी यकीन जानिए ज़वाल नहीं आ सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी साजिश कर ले। बल्कि अल्लाह उसकी हुकूमत और उसकी दौलत में और भी ज़्यादा बरकत अता कर देता है और हो सकता है कि उसकी नेक अमाल की वजह से उसकी उम्र भी लंबी हो जाए, उम्र भी दराज हो जाए। और वही हुक्मरानी बेहतरीन है जिसमें ज़रूरतमंदों की ज़रूरत का ख्याल रखा जा रहा हो, उन पर टैक्सेस का बोझ ना डाला जाए। आप सोचेंगे किस तरह, मतलब उन पर टैक्सेस का बोझ ना डाला जाए, महंगाई से उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो और ना ही रियासत की तरफ से उनकी जेब पर किसी तरह का इजाफी बोझ पड़े। अब दूसरी जानिब ऐसी हुक्मरानी में सिर्फ तबाही, जहाँ गरीब गरीब तर होता चला जाए, अमीर अमीर से अमीर होता चला जाए। अब पाकिस्तान में नज़र डालें तो वज़ीर आज़म को इक़्तिदार संभालते ही सबसे बड़ा किस चीज़ का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले महंगाई का। और इमरान खान साहब ने इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए विदाउट एनी डाउट, किसी बगैर शक व शुबे के, उन्होंने वाकई बिलाशुबा बहुत 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 कोशिशें की, बहुत कह लें कि हाथ पैर मारे, कई वज़ीर ख़जाना तब्दील किए जिस पर उनको तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन महंगाई का जो तूफ़ान है ना, कह लें कि इतना ज़्यादा ताकतवर था कि ये माहिर समझे जाने वाले जो वज़ीर ख़जाना जो भी आया, ज़ाहिर बात है उसको माहिर समझ के लगाया गया। मतलब माहिर से माहिर बंदा भी, जो कि अपने आप में एक बड़ी तोप चीज़ होगा कि मैं बेहतर तरीके से परफॉर्म करूँगा, और हर कोई कोशिश करता है परफॉर्म करने की, नहीं कर पाता तो ठीक है, नहीं कर पाया। अब जितने भी वज़ीर ख़जाना थे वो नहीं कंट्रोल कर सके, इस महंगाई को नहीं कर सके, फिर तब्दील होते चले गए और अब महंगाई ने कह लें कि तमाम अगले पिछले जो रिकॉर्ड है ना वो तोड़ के रख दिए हैं।
अब मौजूदा हुकूमत को समझ लें कि 3 साल से ज़्यादा का जो वक्त हो चुका है, लेकिन जो महंगाई है वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है। और आगे भी समझ नहीं आ रही कि जो आगे इनका जो टेन्योर रह गया, क्या इस टेन्योर में महंगाई कंट्रोल होगी या फिर पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। और महंगाई की ज़ाहिर बात है, अवाम जो है सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हो रहे हैं अवाम हो रही है। और अवाम कह लें कि इंतज़ार करते करते थक गए हैं। पहले अवाम ने महंगाई को कहने के सब्र से शायद इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि एक उम्मीद होती है ना, हुकूमती दावे बहुत ज़्यादा थे, लोगों ने यकीन रखा कि चले कह रहे हैं तब्दीली आएगी, कह रहे हैं अभी आई, कल आई, परसों आई, 6 महीने बाद आई, 8 महीने बाद आई, साल बाद आई, 2 साल 3 साल गुजर गए। अब ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि ये जो कहते हैं कि तब्दीली फ़ौरन नहीं आ सकती, एकदम से नहीं आ सकती, ठीक है मानते हैं एकदम से नहीं आ सकती, लेकिन कम से कम ये तो हो सकता था या होना चाहिए था कि हर गुज़रते दिन के साथ, चले गुज़रते हफ्ते के साथ, गुज़रते महीने के साथ, गुज़रते 1 साल के साथ, और 3 साल में देखें ना कितने दिन, कितने महीने, कितने हफ्ते गुजर चुके हैं, कि वक्त के साथ साथ, हर गुज़रते दिन के साथ साथ महंगाई में कुछ कमी आती जाती। लेकिन नहीं हुआ। बल्कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो महंगी ना हुई हो। गंदम देख लें, चीनी देख लें, रोटी, तेल, घी, फल, सब्जियाँ, यानी बुनियादी ज़रूरत की तमाम चीज़ें जो आवाम ने इस्तेमाल करनी है अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। कोई गोश्त बना लेगा, कोई दाल बना लेगा, कोई सब्ज़ी बना लेगा, यानी सब ने इस्तेमाल करना है। चीनी, गंदम, आटा, सब चीज़ें तमाम लोगों ने इस्तेमाल करनी, अमीरों ने भी, गरीबों ने भी। अब बता दें क्या ये सारी चीज़ें, इनका मैंने नाम लिया है, ये बुनियादी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं आवाम की पहुँच से बिल्कुल दूर नहीं होती चली जा रही। मतलब गरीब के लिए रोटी कमाना मुश्किल हो गया। गोश्त तो मतलब तसव्वुर ही नहीं कर सकता गरीब का बच्चा कि वो खाएगा, ना गरीब बाप अपने बच्चे को गोश्त खिला सकता है, सोच भी नहीं सकता। अब हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया और पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत है उसमें जी 4 रुपये इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में भी 2 रुपये इजाफा किया गया है। अच्छा सुन ले ज़रा, नोटिफिकेशन के मुताबिक जो लाइट डीजल है उसकी फ़ी लीटर कीमत में 8 रुपये 82 पैसे, मट्टी के तेल की जो फ़ी लीटर कीमत है उसमें 7 रुपये 5 पैसे इजाफा किया गया। और ये जो अब हालिया इजाफा है इसके बाद जो पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत है 127 रुपये 30 पैसे तक पहुंच गई है, 127 रुपये 30 पैसे। और हाई स्पीड डीजल जो है उसकी फ़ी लीटर कीमत 122 रुपये 4 पैसे, मट्टी के तेल की जो कीमत है 99 रुपये 31 पैसे, लाइट डीजल जो है वो 99 रुपये 51 पैसे तक पहुँच गया। सितम कह दूँ, जुल्म कह दूँ, सितम बस एक यही नहीं तोड़ा, जो LPG गैस है वो भी महंगी हो गई और वो भी पूरे 29 रुपये 11 पैसे फ़ी किलो। जिसके बाद इसकी जो नई कीमत है वो भी ज़रा सुन लीजिएगा, 203 रुपये 69 पैसे फ़ी किलो हो गई है। और LPG के बाद LNG जो है वो भी महंगी हो गई है। और जी आगे सुन लें जी, ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जो LNG है $2.14 फ़ी MMBTU महंगी हो गई है। अच्छा नाज़रीन, हर चीज़ की जो कीमत है उसको आग लगी हुई, इसी को कहते हैं ना आग लगना कीमत को। जब कीमत को आग लग जाए तो फिर अवाम क्या करेगी? तौबा तौबा ना करे तो क्या करे? मतलब अवाम अच्छी बातें तो नहीं करेगी ना, अवाम की फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, अवाम का गम व गुस्सा बढ़ेगा, अवाम की नेगेटिविटी भी बढ़ेगी। ज़ाहिर बात है, जिससे खर्चे नहीं पूरे हो रहे, जिसकी इनकम इतनी सी है और खर्चे इतने ज़्यादा हो गए, हर चीज़ महंगी हो गई, तो नफ्सियाती तौर पे देखा जाए ना, इंसान की नफ्सियात बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। जब नफ्सियात मुतासर होती है, इंसान यहाँ से सुकून में नहीं रहता, तो फिर ज़िंदगी बेसुकून होकर रह जाती है। अवाम जो बुनियादी ज़रूरियात से महरूम होते चले जा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उस सिचुएशन में, उस हालत में कोई पॉजिटिव कैसे सोचे? नेगेटिव थाट्स ही जहन में आती हैं, लोग नेगेटिव थाट्स ही सोचते चले जाते हैं। उसके बाद फिर माशरे में क्या होता है वही आप देखें, जगह जगह आप कहीं भी देख लें, चौकों में, चौराहों में लोग एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबा हुए हैं, लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा। क्यों? उसकी बहुत बड़ी वजह ये सब महंगाई कि इनकम इतनी सी और ख़र्चे इतने ज़्यादा और हर चीज़ की कीमत को आग लगी हुई है। और जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो एक अजीबोगरीब से लॉजिक पेश कर रहे हैं, क्या ही बेहतरीन लॉजिक पेश कर रहे हैं जी। शौकत तरीन साहब का क्लिप चलाइएगा ज़रा। सुना आपने शौकत तरीन साहब क्या कह रहे हैं जी? खित्ते और दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं ना, उनके मुकाबले में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें अब भी कम है, यानी उनके मुकाबले में पाकिस्तान में की कीमतें कम है। सिर्फ 16 ममालिक ऐसे ना पेट्रोल की कीमत हमसे कम है और वो ममालिक खुद तेल पैदा करते हैं। और क्या कहते हैं जी कि जी खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं ना, मसलन भारत, बांग्लादेश, उनके मुकाबले में अभी भी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बहुत कम हैं। तो जनाब तरीन साहब, आप जिन मुल्कों में महंगाई की मिसाल दे रहे हैं, तो
तो ज़रा एक और चीज़ भी बता देनी थी ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स की जो बात की जाती है, ये देखें जी हम आपको बता रहे हैं, हक़ाइक़ पे मबनी चीज़ें बता रहे हैं। जिन मुल्कों में आप ये एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वहाँ की जो फ़ीकस आमदनी है वो पता है आपको, वो भी ज़रा देख लेते, वो भी हमसे ज़्यादा ही है ना। अब हुकूमत कह लें कि अपने दिफा में ये बातें कर रही है कि क्योंकि दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और शौकत तरीन साहब कह लें कि एक बार फिर अवाम को क्या दे रहे हैं, तसल्लियाँ दे रहे हैं, तसल्लियाँ कि हौसला रखें, हालात बेहतर हो जाएंगे और बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे और हुकूमत गरीब तबके को बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ों में रिलीफ भी देगी। अब देखना है कि हुकूमत अपना ये वादा पूरा करती है या फिर हमेशा की तरह इस बार भी ये वादा दावा रहेगा जो पूरा नहीं हुआ होगा। और शौकत तरीन साहब ये जो मुआशी इशारिये में बेहतरी की खबरें सुनाया करते थे और अब बढ़ती महंगाई की लहर को देखते हुए अपोजिशन हुकूमत पर चढ़ दौड़ी है। अब आज कौमी असम्बली के इजलास के दौरान क्या हुआ, अपोजिशन जमातों ने ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है इस पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और क्या कि बाइकआउट का ऐलान कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, इजलास जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अब इजलास की जो अंदरूनी कहानी ज़रा सुन लीजिएगा। क्या हुआ था कि जी इजलास के दौरान ख्वाजा आसिफ साहब ने स्पीकर असम्बली को मुखातिब किया और कहा जी कि अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, खुदारा अवाम पर रहम करें। उसके बाद अपोजिशन जमातों ने कौमी असम्बली इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में जो इजाफा हुआ था उस पर शदीद एहतजाज किया। फिर एहतजाज के दौरान अपोजिशन के जो अरकान हैं उन्होंने हाथों में बैनर्स भी उठाए हुए थे, अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर उन्होंने नारेबाजी भी की। फिर बाद में क्या हुआ कि जो अपोजिशन के जो अरकान हैं उन्होंने एहतजाजन स्पीकर डाइस का घेराव किया, बाइकआउट का ऐलान किया और उसके बाद कौमी असम्बली का जो इजलास है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत को ये जो बेकाबू होती हुई महंगाई है उस पर निशाने पर रखते हुए एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट क्या है जी, ज़रा स्क्रीन पर भी चला दीजिएगा, मैं भी आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि ट्वीट वो करते हैं। शहबाज शरीफ साहब क्या लिखते हैं कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ना ख़त्म होने वाले इजाफे और महंगाई की शदीद लहर ने अवाम का जीना दूबर कर दिया है और इतनी बेहिसी अवामी वोट के बगैर इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत ही दिखा सकती है और जो इक़्तिदार के नशे में बिल्कुल अंधी और बहरी हो चुकी है। अंधी भी कह दिया, बहरी भी कह दिया। अच्छा, पंजाब असम्बली के ऐवान में भी ना अपोजिशन ने चोर चोर की आवाज़ें लगाना शुरू कर दी हैं। यानी अपोजिशन कह लें कि महंगाई को लेकर हुकूमत पर खूब गरज रही है, बरस रही है। और कौमी असम्बली का ऐवान हो या फिर पंजाब असम्बली का ऐवान हो, हर तरफ एक ही चीज़ मौजूद बहस बनी हुई है और वो क्या है जी, महंगाई। अच्छा, आपका क्लिप होगा, ज़रा वो चलाइएगा। अच्छा, आपने सुना फ़ारूक साहब को, चले मान लेते हैं कि हुकूमत माफियाज़ के ख़िलाफ़ सरगर्म है, माफियाज़ का मुकाबला कर रही है और उनके ख़िलाफ़ ठोस इक़दामात भी कर रही है, लेकिन माफिया के ख़िलाफ़ हुकूमत ने अब तक जो इक़दामात उठाए हैं उनका जो फ़ायदा है या समर है वो किसको मिलना चाहिए था? अवाम को मिलना चाहिए था। कैसे महंगाई कम हो जाती, लेकिन महंगाई जो है वो तो बढ़ती चली जा रही है। अब ये बात भी दुरुस्त है कि चीनी बहरान जो है उसके ज़िम्मेदारों का तयन भी हुकूमत ने किया और उन ज़िम्मेदारों में हुकूमत के जो पसंदीदा तरीन है जहांगीर तरीन साहब, उनके भी मुलविस होने के शवाहिद सामने आए, जिस पर हुकूमत ने क्या किया कि तरीन साहब को साइड लाइन कर दिया, उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। लेकिन रिकवरी क्या हुई, क्या रिकवर हुआ? एक ये भी सवाल कि जी अवाम को क्या मिला, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं तो अवाम की बात करूँगी, अवाम को क्या मिला? अब ये फ़ारूक हबीब साहब महंगाई का ज़िम्मेदार इसको करार दे रहे पीपल्स पार्टी को, जिस सिंध में पीपल्स पार्टी 13 साल से हुकूमत कर रही है, लेकिन वहाँ गंदम की कीमतों को पंजाब से भी ज़्यादा पर लगे हुए हैं। अब दूसरी जानिब बिलावल भी हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये जो इजाफा है उसको मुस्तरद करते हुए कह रहे हैं कि जी अवाम तारीखी महंगाई की आग में जल रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा जो है वो शोलों को हवा देने के मुतादिफ है। बिलावल मजीद क्या कहते हैं कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत में अवाम रिलीफ और किसी अच्छी खबर को सुनने के लिए तरस गए हैं और मुल्क में लूट मार सेल जारी है। खान साहब ने अपना 3 साला दौर इक़्तिदार सिर्फ अवाम का तेल निकालने पर ज़ाया किया है, फ़ायदा सिर्फ ATMs को दिया गया। अच्छा, बिलावल ने खान साहब को मशवरा भी दिया, वो क्या कि जी मुल्क के वसीतर कौमी मफाद में एक और यू टर्न लेना चाहिए। खान साहब अपनी पॉलिसीज़ को 180 डिग्री पर मोड़ दें। अब नाज़रीन, हुकूमत महंगाई के हवाले से अवामी हलकों में भी और अपोजिशन की जानिब से भी कह लें कि सख्त दबाव में मेरे ख्याल से दिखाई दे रही है और यकीनी तौर पे यही वजह है कि इमरान खान साहब एक बार फिर अवाम को कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है, ना घबराने का मशवरा दे रहे हैं। ज़रा चलेगा खान साहब का क्लिप।
अच्छा, इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि जी महंगाई पर काबू पाने के लिए पूरी कोशिशें जारी हैं, जो हमारे हाथ में वो सब हम आजमा चुके हैं। और जबकि जब ग्रोथ रेट बेहतर हो रहा था, याद करें उस वक्त खान साहब आवाम को क्या कह रहे थे कि जी वो ये जो बुरे दिन है ना, ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और अपोजिशन को शायद अभी ये मुसीबत पड़ रही है कि जी अब उसके पास हुकूमत के खिलाफ जो तनकीद करने का जवाज़ महंगाई वो जवाज़ जो है बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत जल्द ये जो बुरे दिन है ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अब एक बार फिर करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है, डॉलर अपनी हदों को छू रहा है। अब ऐसे में हुकूमत के ग्रोथ रेट बेहतरी के जो दावे हैं, अब उस पर सवाल ना उठाए जाए तो फिर क्या किया जाए, उसका जवाब कौन देगा? मतलब आवाम को एक ही जवाब मिल सकता है ना उसका, कि महंगाई में कमी आ जाए। सीधा सा जवाब कि जी महंगाई में कमी आ गई, सब अच्छा है, बेहतरीन है, आइडियल है, परफेक्ट है। अच्छा, सवाल से मुझे याद है मरियम नवाज साहिबा ना अपनी जमात के खिलाफ सवाल उठा रही हैं। ज़रा मरियम नवाज साहिबा का जी तो सुना आपने मरियम को, यानी अपने खदशात का वो इजहार कर रही हैं और कह रहे हैं कि दिल की बात ज़ुबान पे लाने की कोशिश कर रही हैं। कैसे कि जी मुस्लिम लीग नून में से कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे और हम उनसे डर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के वोट और बयानिए की ताकत का अंदाज़ा मुखालिफों को है, पार्टी को नहीं है। हार और जीत में खौफ की जंजीर है, यानी नून लीग में मुफाहमत और मज़ामत की कन्फ्यूजन दुश्मन फैलाता है। यानी मरियम ने अब कह लें कि बाज़ाब्ता तौर पर अपनी मुँह ज़बानी इस बात का इकरार कर लिया है कि जी पार्टी में एक दूसरे की टांगें खींचने का सिलसिला जारी है, बल्कि ज़ोरों शोर से जारी है। और सियासी हलकों में इस बात की भी बाज़गर सुनाई दे रही है जी कि जी नवाज शरीफ साहब ने अपने मज़ाहमत का जो बयानिया है ना, उसको ठंड पहुँचाते हुए अब अपने शहबाज शरीफ साहब के बयानिए पर चलने का फ़ैसला कर लिया है। अब नवाज शरीफ साहब मुफाहमत की पॉलिसी पर कारबंद नज़र आने लगे हैं। यानी अब एकदम से ऐसा क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब ने अपने बयानिए पर, ये क्या कहते हैं इमरान खान साहब को, यू टर्न, अब नवाज शरीफ साहब ने अपने बयानिए पर यू टर्न ले लिया, ये क्या माजरा है? अरे शहबाज शरीफ साहब के मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब के पाँव पकड़ने की जो पॉलिसी है ना, वो काम आ गई है। शहबाज शरीफ साहब का क्लिप चलाइएगा। सुना आपने, शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब को मुफाहमत के बयानिए पर लाना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं मानते थे, आपको पता है। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब को इदारों पर प्यार आने लगे हैं, उन्हें ये सब अच्छे लगने लगे हैं। अब ताज़ा बयान क्या दिया है नवाज शरीफ साहब ने, ज़रा सुनिएगा। कहते हैं कि जी अगर मुफाहमत पर चलकर मसाइल हल होते हैं तो हम मुफाहमत पर चलने को तैयार हैं, हम फ़ौज से प्यार करने वाले हैं। यानी अब जो नज़रिया है वो एक बार फिर कुर्बान हो रहा है। और शायद का गाना बासित साहब भी अब शहबाज शरीफ साहब के गुन गाते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़रा चलाइएगा बासित साहब का क्लिप। मेरे ख्याल से सबको समझ लग गई अच्छी तरह से कि जी अगर अवाम में मकबूलियत हासिल करनी है तो फिर जो रियासत मुखालिफ बयानी है वो नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो टीवी TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू दिया है जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, और उन्होंने क्या कहा है कि मुफाहमती अमल के तहत जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के कुछ ग्रुपों से हथियार डालने के लिए बातचीत की जा रही है। अच्छा, एक सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि ये बातचीत अफ़गानिस्तान में जारी है, इसलिए कहा जा सकता है कि अफ़गान तालिबान हमारी मदद कर रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मज़ीद ये कहा कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हथियार डाल दे तो माफ़ कर देंगे और कलअदम TTP वाले आम शहरी की तरह रह सकते हैं। पाकिस्तान के अमन के लिए एक नहायत अहम इकदाम, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। जनरल साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी ये जो मुफाहमती अमल के तहत कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ ग्रुपों से हथियार डालने के लिए बातचीत है, इसको आप पाकिस्तान में अमन के लिए कितना अहम समझते हैं? जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अगर कोई भी जंग या कोई भी इख्तलाफ या कोई भी स्टैंड ऑफ ख़त्म हो जाए तो वो मुल्क के लिए हमेशा खुश आइंद होता है। लेकिन इसमें एक दो बातें जो इसके तनाज़ुर में समझने की हैं वो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो ये कि एक बात साबित हो गई कि जो नई अफ़गान इंटरिम हुकूमत है वो अपने वादों का पास रख रही है। उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ये बरमला बता दिया है कि जी अब अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो सकती, आप अपनी बातचीत करें और यहाँ से फारग हो जाएं जिस तरीके से भी हो। तो वो आप यूँ समझें कि वो जो उन्होंने वादा किया था कि अपनी सरजमीन किसी दहशतगर्द के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लोगों का ये ख्याल था कि अफगान तालिबान के आने के बाद मजबूत हो जाएगी, वो एक्चुअली कमज़ोर हो गई है। उसकी वजह यह है कि उसके पीछे ना रॉ रही है, ना NDS रही है, ना CIA है, और वो जो सारी प्लानिंग करते थे और सबको BLA BR इनको सबको जोड़ के हमारे ऊपर हमले करते थे, बौले कुत्तों की तरह हमारे ऊपर छोड़ा हुआ था, वो अभी उनकी बैक पुश्त पर नहीं रहे, तो वो कमज़ोरी की हालत में है।
तो ये जो आपको कुछ 2-3 हफ्ते पहले एक स्पाइक नजर आई थी, ये इसलिए थी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ अटेन करना चाह रहे थे और वहां से बातचीत करना चाह रहे थे। वो अल्लाह के फजल से वो नहीं कर पाए, गो के कुछ नुकसान ज़रूर हुआ हमारा, और आप देखेंगे इंशाल्लाह आइंदा ये बहुत उसमें कमी होती चली जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ मुल्क के लिए खुश आइंदा है, लेकिन एक बात ज़रूरी है, सबको अक्रॉस द बोर्ड शायद एमनेस्टी नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो घिनौने जराइम में जो उनकी लीडरशिप इन्वॉल्व थी, जिन्होंने प्लानिंग की थी आर्मी पब्लिक स्कूल के जो हमारे लख्ते जिगर शहीद हुए हैं, उनके लिए हम कैसे ये कौम माफ़ करेगी या वो वालिदैन कैसे माफ़ करेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट को ये हक हासिल है कि उनके खून बहा किसी अपने तौर पे दे दे, तो वो उनसे बात करनी पड़ेगी। और दूसरा मैं ये भी समझता हूँ कि पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए, चाहे इन कैमरा ले, उनको बताएं कि अभी तक ठीक है फैसला तो नहीं हुआ है, ये बातचीत हो रही है, इन लाइनों पर हो रही है, इन लोगों को हम एमनेस्टी दे रहे हैं जो उनके फुट सोल्जर्स हैं, इनको एमनेस्टी नहीं दे रहे। और अब मेरे ख्याल एक वक्त और भी आ गया है कि मुझे मालूम है कि एबटाबाद आर्मी पब्लिक स्कूल के पे जो लोग मुलव्वस थे उनको बहुत सारे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन वो चीज़ ओपन इसलिए नहीं थी कि उसमें कोई लॉ के कानूनी पहलू थे। तो वो मेरे ख्याल अब हुकूमत को चाहिए कि वो एतमाद में ले ले और सबको बता दे कि कौन लोग इन्वॉल्व थे, कितने मारे गए हैं, कितने रह गए हैं और किन के साथ हम करेंगे और किन के साथ हम बातचीत नहीं करें। ठीक है, ठीक है। अच्छा जनरल साहब, इंटरव्यू के दौरान जब प्राइम मिनिस्टर से ये पूछा गया कि जी मुज़ाकरात होने के बावजूद जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर टीटीपी के हमले हो रहे हैं, तो खान साहब ने जवाब इस बात का ये दिया कि जी हम बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई नतीजा ना निकल सके, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि जी मैं फ़ौजी हल में यकीन नहीं रखता, सियासतदान होने के तौर पर सियासी मुज़ाकरात को ही आगे का रास्ता समझता हूँ। इस पर क्या कहेंगे आप? जी देखें, ये तो मैंने आपको बताया कि वो चूंकि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ अटेन करना चाह रहे थे, इसलिए उनके जो स्लीपर सेल थे उन्होंने पूरा जोर लगा के पिछले दिनों में जो कुछ करना था वो किया है। दूसरी बात ये है, जहाँ तक ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि अल्टीमेटली बातचीत ही होती है, लेकिन हल जो है वो बातचीत से नहीं होता। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। अफगानिस्तान में क्या हुआ है, जब जोरे बाजू से अफगान तालिबान ने अपना फ्रीडम हासिल करने के करीब पहुँच गए तब बातचीत हुई है। अब भी जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है और वो कमजोरी की हालत में, बातचीत तब शुरू हुई है। तो ये कहना मेरे ख्याल में, मैं गलत हो सकता हूँ, दुरुस्त नहीं है कि मसाइल बातचीत से हल होते हैं, मसाइल कॉम्बिनेशन से हल होते हैं। आपको जोर भी लगाना पड़ता है, फिजिकल मामला भी होते हैं, काइनेटिक्स का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल भी करना पड़ता है और बातचीत भी करनी पड़ती है, नेगोशिएशन भी करनी पड़ती है। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, और यही मेरा ख्याल होने जा रहा है। मेरा ख्याल पाकिस्तान अगर अमन की तरफ चला जाता है तो किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं फिर कहूँगा सबको ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी है इस सिलसिले में। ठीक है। अच्छा, मैं आपका लास्ट कमेंट इस पे चाहूँगी, आखिरी 2 मिनट है मेरे पास। जनरल साहब, ये जो कुछ अमरीकी सेनेटर्स ने मिलकर पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के खिलाफ बिल पेश किया है, इस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगी, जो पाबंदियाँ लगाने की बात की गई है। जी, वो रिपब्लिकन की तरफ से आया है बुनियादी तौर पे, और ये कितने मराहल से गुजरेगा ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि अमेरिका की तरफ से ख़ास प्रेशर डाला जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। और मेरी ये बात आप नोट कर लीजिए, मुझे आप 4 हफ्तों के बाद बुलाइएगा दोबारा। अनकरीब आप देखेंगे 1.5-2 महीने में अमेरिका बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के साथ दोबारा से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेगा, और देखते हैं कि पाकिस्तान आगे से कैसे इसको बैलेंस आउट करता है। उसके लिए ये प्रीमाइज बना रहे हैं कि पहले प्रेशर डालो, उसके बाद अभी आप देखेंगे कि FATF IMF की तरफ से हमारे लिए अच्छी खबरें आएंगी, क्योंकि अब वो उसको स्टिक की नहीं, अभी उसको गाजर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये गाजरें, ये तो आप भी अच्छी खबर दे रहे हैं जनरल साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस दफ़ा गाजरें ज़्यादा लटकाई जाएंगी, और हम तो खैर दोनों तरीके से मान जाते हैं, छड़ी की बात भी मान जाते हैं, गाजर की बात भी मान जाते हैं। ठीक। अच्छा, अगर ऐसा आपको नज़र आ रहा है आइंदा आने वाले कुछ हफ्तों में, और ये ऐसा सोच रहे हैं ऐसा होगा, तो फिर पहले प्रेशर डालने की क्या वजह दिखाई देती है? क्योंकि हमारी हिस्ट्री ऐसी है कि हम प्रेशर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, यानी कि ज़्यादा बातें मानते हैं। हमेशा हमें प्रेशर में मनवाया गया है। तो या तो हम प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा उसको मानते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि शायद जैसे आम लोगों के दरमियान प्यार मोहब्बत की चीज़ें होती हैं, ऐसी मुल्कों के दरमियान भी होती हैं। तो वो अपना वो इसमें हमारा कसूर है कि वो प्रेशर क्यों डाल रहे हैं। उनको पता है कि ये इनकी लीडरशिप प्रेशर लेती है, लेकिन देखते हैं कि आज की लीडरशिप क्या करती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना है। मेरे साथ मौजूद होंगे शाहिद अमीन साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब।
वेलकम बैक नाजरीन। अमरीकी सेनेट में सेनेटर्स ने अफगानिस्तान के लिए इंसदाद दहशतगर्दी, निगरानी और एहतसाब बिल पेश कर दिया है। रिपब्लिकन सेनेटर्स की जानिब से जो पेश किया गया बिल है उसमें मुतालिबा क्या किया गया है कि जी तालिबान का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान समेत तालिबान को मदद देने वाली रियासतों और गैर रियासती अफराद की निशानदेही की जाए और ये पता लगाया जाए कि किन ममालिक ने तालिबान का साथ दिया या किसी किस्म की मदद फराहम की। अच्छा, इस बिल पर पाकिस्तान ने सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि जी अमरीकी सेनेट में अफगानिस्तान से मुतालिक ये जो पेश करदा बिल है उसके मुसव्वदे में पाकिस्तान का जिक्र कतई तौर पर बिला जवाज़ है। और हमारे जो वज़ीर ख़ारिजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाना मसले का हल नहीं है। अच्छा, रिपब्लिकन सेनेटर्स के इस बिल पर अफगानिस्तान हुकूमत का रद्द अमल भी सामने आया है। अफगान वज़ारत दाखिला के हुकाम की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इमारत इस्लामी पर पाबंदियाँ लगाकर जो अमरीका है वो अपनी फेल होने वाली अफगानिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं उनको दोहराएगा। इस पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद के मोहताज नहीं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए, और साबिक सफ़ीर और सीनियर एनालिस्ट शाहिद अमीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं शाहिद अमीन साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि जी अमरीकी सेनेटर्स की जानिब से जो अफगानिस्तान से मुतालिक बिल है इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। अब आप क्या समझते हैं कि जी पाकिस्तान को सिफारती सतह पर क्या इक़दाम उठाने चाहिए जो वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका में जो लॉबीज़ हैं और हमारे हमसाए यकीनी तौर पे इस बिल के पीछे होंगे? देखिए, एक तो ये जो बिल है ये रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उठाया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन देखिए, इस वक्त मसला ये है कि अफगानिस्तान में के बारे में अमेरिका में एक बड़ी शदीद एक किस्म की नदामत है, क्योंकि शिकस्त के बाद की जो हजीमत होती है वो हो रही है, और इस वक्त वो वहाँ पे एक लिहाज से जिसको कहते हैं किसी न किसी को मुर्द इल्ज़ाम लगा के अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत यह है कि अमेरिका खुद फेल हुआ है अफ़गानिस्तान में। उसकी जो मिलिट्री पॉलिसी थी, उसकी जो सियासी पॉलिसी थी, वो वहाँ नाकाम हो गई है। तालिबान अगर कामयाब हुए हैं तो उनकी अपनी जो मकबूलियत है या उनकी स्ट्रेटजी थी, एक तो गुरिल्ला जंग के लिए अफ़गानिस्तान बड़ा मौजूद मुल्क है, ये बात माजी में भी साबित हुई। बरतानिया ने भी ये सबक सीखा, सोवियत यूनियन ने भी ये सबक सीखा, अब अमेरिका ने ये सबक सीखा है कि अफ़गानिस्तान में ये जो गुरिल्ला एक्टिविटी ऐसी है, इसके ख़िलाफ़ बड़ी ताकतें भी जो हैं उनको नाकामी होती है। तो इन हालात में अमेरिका में एक अजीब किस्म का इस वक्त जज्बा है कि किसी न किसी पर इल्ज़ाम डाला जाए, और सबसे ज़्यादा नज़र आता है कि पाकिस्तान उनको स्केपगोट नज़र उनके लिए है। तो हमें इस जहनीत के ख़िलाफ़ जो है एक अपनी डिप्लोमेसी करनी है। यकीनन हमें इस किस्म के इल्ज़ामात को सख्ती के साथ उसकी रिजेक्ट करना है, और इस बात पे इसरार करना चाहिए कि आप कोई शहादतें देना, किस बुनियाद पे आप कहते हैं कि हमने तालिबान की हिमायत की है या वो हमारी फ़ौज की ISI की कामयाबी की मुलव्वस होने की वजह से कामयाब हुए हैं। आपने देखा आखिर में तालिबान ने आखिरी 10 दिनों में अफ़गानिस्तान में पूरा तेज़ी के साथ कब्ज़ा किया, हर जगह वहाँ की फ़ौज ने हथियार डाल दिए, लड़ाई की नौबत तक नहीं आई आखिर में। तो उसमें पाकिस्तान का या हमारी ISI का या हमारी हुकूमत का क्या ताल्लुक़ है? वहाँ पे जो मज़ामत थी वो फेल हुई, इसलिए कि अफ़गान आर्मी जो है उसका मोराल बिल्कुल कोलैप्स हो गया। उनके सदर मुल्क से एकदम से चले गए, बल्कि भाग गए कहना चाहिए। तो इन हालात में वो वहाँ पे नाकामी हुई। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम डालना जो है बिल्कुल मंतक के ख़िलाफ़ है। साथ ही में मुझे एक बात कहनी है कि बहरहाल अमेरिका एक सुपर पावर है। सुपर पावर से डीलिंग करते हुए एहतियात की ज़रूरत होती है। सुपर पावर में बड़ी कैपेबिलिटी है कि आपको नुकसान पहुंचा सकते, डिप्लोमेटिकली, फाइनेंशियली, मिलिटरीली, वो बहुत आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए इस मामले को बड़ी डिप्लोमेसी के साथ, बड़ी तरकीबों के साथ इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। जज्बात में और जोश में आन के अमेरिका को बुरा भला कहने से हालात बेहतर नहीं होंगे। इस वक्त हमारी डिप्लोमेसी का काम यह है कि वहाँ की जो वहाँ पे ओपिनियन मेकर्स हैं उनके पास जाएं, तो समझाएं कि आप बिलावजह पाकिस्तान पर इल्ज़ाम डाल रहे हैं, बल्कि अब भी पाकिस्तान का रोल है। आप अपनी फ्यूचर पॉलिसी को बिल्कुल नाकाम बनाने वाले, पाकिस्तान की मदद के बगैर
अफगानिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे। अगर तालिबान आइसोलेटेड हो जाते हैं तो फिर वहाँ ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि टेररिज्म बढ़े, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए अमेरिका को अब भी पाकिस्तान की बड़ी शदीद ज़रूरत है। इन बातों को जब एक्सप्लेन किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे माकूलियत का इजहार किया जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने शाहिद साहब को भी सुना। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक अमरीकी सेनेटर हैं, उन्होंने इस बिल पर तनकीद करते हुए कहा है कि जी पाकिस्तान पर उंगलियां ना उठाई जाएं, और कहते हैं कि जी बिल पेश करने वाले सेनेटर्स को साबिक सदर ट्रंप पर तनकीद करनी चाहिए, जो पाकिस्तान और अशरफ गनी हुकूमत से कैदी रिहा करवा के तालिबान को इक़्तिदार में लाए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर देखा जाए तो बात तो सही कही है उन सेनेटर साहब ने। अब ये जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं, ये वाकई क्यों नहीं पूछते ट्रंप से, और क्यों नहीं सवाल उठाते कि अमेरिका ने कैसे मदद की तालिबान की? वो भी तो दुनिया को बताना चाहिए ना, क्यों नहीं बताते? बताएं। देखें, ये जो सेनेटर जॉन ने बड़ी बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशंस किया, उन्होंने क्वेश्चन भी पूछते हैं और बड़े चुपते क्वेश्चन किए जनरल लिंकन से, और उनको यही कहा कि बताएं पाकिस्तान ने क्या कुछ किया आपके लिए और कैसे पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, व्हाट आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। लेकिन बात यह कि याद रखिए, अमेरिका हमेशा अपने फेलियर्स किसी और को के ऊपर डालता है और स्केपगोट बनाता है, और पाकिस्तान इस वक्त ईजी उनको अवेलेबल था। लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका से ये पूछना चाहिए कि आपने ये, आपको जनरल मिली ने बड़ा क्लियर कहा जी कि हमने रिकमेंड किया था कि इस तरह विदड्रॉ नहीं करें, 2500 ट्रूप्स अपने वहाँ पर छोड़ें, उसके बाद ऑर्डरली विदड्रॉ करें। आपने अफगान तालिबान से मुआहदा किया, आपने उनसे मुआहदा किया जी बिल्कुल हम जाएंगे, आप इसको कंट्रोल करें, टेक ओवर करें। नॉट इवन इंक्लूडिंग, ना अफगान गवर्नमेंट को बताया भी नहीं जब ये मजाक ये सारी कुछ किया गया, जब डायलॉग हुए, मुआहदा हुए। अब इस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा देना, जिसमें पाकिस्तान इज द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। हमने 80,000 सिविलियन शहीद किए, $150 बिलियन का नुकसान किया, उसके बाद हमारे मुल्क में दहशत गर्दी आगे पीपल, ये सारे तहरीक तालिबान डिफरेंट ग्रुप दे वेंट अगेंस्ट बिकॉज हमने तालिबान के खिलाफ अमेरिका का सपोर्ट दिया, ये सब कुछ किया गया। साथ ही साथ पाकिस्तान को नुकसान बताने के साथ पाकिस्तान को ऑफेंसिव डिप्लोमेसी ज़रूर रखनी चाहिए, बिकॉज अमीन साहब मेरे साथ हैं, ही विल बेयर मी आउट, कि हमें अमेरिका से इंगेज रहना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, और वी डोंट हैव टू फाइट आवर पॉइंट, वी हैव टू गिव विद लॉजिकल रीजनिंग कि व्हाट ऑल वी फील, व्हाट वी हैव डन एंड व्हाट ऑल स्टिल वी कैन हेल्प इन अफगानिस्तान स्टेबलाइजेशन के लिए। साथ ही साथ जो एक नए ब्लॉक से मर्ज कर रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं कि रशिया का, सेंट्रल एशिया का, चाइना का, ईरान, टर्की में भी, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये ब्लॉक इस बिकमिंग रीजन में बहुत स्ट्रॉन्ग। ये अमेरिका आपको कभी भी अबंडेंट नहीं कर सकता। हमारी जियो स्ट्रेटिक लोकेशन ऐसी है कि ये डिस्पाइट जितनी सैंक्शन हमें वो नहीं कर सकते। सो पाकिस्तान ने पहले भी 99 में सैंक्शन ले चुके हैं। यहाँ पर वी हैव टू बिहेव एंड बी वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ न्यूक्लियर सॉवरन स्टेट। हमने जो डिसीजन लिए हैं उस पर हमें कायम रहना चाहिए, लेकिन हमें अमेरिका को ज़रूर बताते रहना चाहिए कि व्हाट वी हैव डन, वाई वी आर अ पार्टनर इन पीस, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट इन एनी कॉन्फ्लिक्ट, जो हमने बहुत सफ़र किया है और आपने हमें हर दफ़ा डिच किया है। जॉन से भी किए 2001 में मुझे याद है, मैं नेशनल डिफेंस कोर कर रहा था, हमारा पूरा डेलीगेशन अमेरिका गया। अमेरिकन, वी विल नेवर लीव यू नाउ दिस टाइम, यू हैव हेल्प्ड अस आउट, आपने ये किया, अगेन दे आर डूइंग द सेम। सो ये चीज़ें से पाकिस्तान को बताने की ज़रूरत है, इससे आई एम श्योर कि हालात बेहतर होंगे और पाकिस्तान को फर्म रहना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल मैं आप दोनों से बारी बारी पूछना चाहूँगी। पहले शाहिद साहब आपकी तरफ आती हूँ, फिर ब्रिगेडियर साहब इसी सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूँगी। शाहिद साहब, बिल में इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जी करने पर तालिबान पर पाबंदियाँ लगाने का जो मुतालबा किया गया है, तो दुनिया अफगानिस्तान की इंसानी बुनियादों पर इमदाद का मुतालबा करे कि मदद की जाए, और ये जो अमरीकी सेनेटर्स हैं ये पाबंदियाँ लगाने की बातें कर रहे हैं, इस पर मैं आपका कॉमेंट चाहूँगी। देखिए, अगर कोई मुल्क ताकतवर होता है तो हमने देखा कि ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई एतराज़ात नहीं उठाए जाते। अब इंडिया कश्मीर में कैसे मजालिम कर रहा है, खुद इंडिया के में जो मुसलमान माइनॉरिटी, बल्कि और भी माइनॉरिटीज़ के साथ क्या जुल्म हो रहे हैं, क्या दुनिया में कोई है उनके ऊपर उंगली उठाता है या खुले बंदों उन पर एतराज़ करता है? लेकिन जो छोटे मोटे मुल्क होते हैं जैसे म्यांमार है, बर्मा, फॉर्मर बर्मा, या अफगानिस्तान, ये इन पे हर एक की होता है, हर किस्म की टेस्ट लिए जाते हैं कि आप इस टेस्ट में पास हों तो हम आपको तस्लीम करेंगे या आपको लेजिटिमेसी देंगे वगैरह वगैरह। ये दुनिया का बदकिस्मती से एटीट्यूड है कि कमज़ोर जो है उसके ऊपर बहुत हर किस्म के मुतालबात करने शुरू कर देते हैं। लेकिन साथ ही में
एक हकीकत यह है कि तालिबान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। जब उनकी हुकूमत थी 1996 से 2001 तक, तो आपने देखा कि औरतों के साथ क्या जुल्म हो रहा था। शटल कॉक बुर्का बना के उनको पब्लिकली उनको औरतों को एग्जीक्यूट करते थे और क्या क्या हरकतें करते थे। बुद्धा के स्टैचूज को गिरा दिया, औरतों की तालीम रोक दी, म्यूजिक रोक दिया, टीवी रोक दिया, फिल्म देख दी, बार्बर शॉप बंद कर दी। उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अब उन्होंने वादा किया कि हम जो है एक ज़्यादा माकूल पॉलिसी इख्तियार करेंगे, और यही अब उनके अपने हक़ में भी है, अफगानिस्तान के हक़ में भी है। उनको कुछ ना कुछ पहले के मुकाबले में ज़्यादा लचकदार रवैया इख्तियार करना पड़ेगा, ताकि इस सिलसिले में जो उन पर शदीद एतराज़ात हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं वो कम हो। मैं जानता हूँ इस पर बदनीयती है, ये जो इसके पीछे बदनीयती है, लेकिन साथ में ये भी कहना पड़ेगा कि तालिबान का अपना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और उनको अपने ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में ज़्यादा बेहतर रवैया इख्तियार करना चाहिए। ये उनको दुनिया में लेजिटिमेसी देगी। लेजिटिमेसी के बगैर तालिबान अकेले दुनिया में कैसे सर्वाइव करेंगे? तो ये सारी चीज़ें देख के उनको भी कुछ हालात में बेहतरी लानी चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपने रवैये में थोड़ी माकूलियत लानी चाहिए। सही, ठीक है जी। ब्रिगेड साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूँगी। देखें, बात ये कि ह्यूमन राइट्स तो बात अमेरिका ना करे, ना दूसरे ह्यूमन राइट चैंपियंस करे। जो अमीन साहब ने बात की कश्मीर की, देन व्हाट इज हैपनिंग इन पैलेस्टाइन। फ्रांस में क्या हो रहा है, जहाँ बुर्का जो लेडीज ने पहना होता है उनके उतार दिए जाते हैं, खींच दिए जाते हैं। सेकंड ये कि ह्यूमन राइट्स को अब तालिबान जो वो नहीं है, उन्होंने आते ही आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है, ह्यूमन राइट्स की बात कर दी है, तमाम लेडीज़ को, औरतों को जॉब्स की उन्होंने बात की है, तालीम की बात की है। उन्होंने किसी को विक्टिमाइज़ नहीं किया। हामिद करज़ाई, अब्दुल्ला सारे वहाँ पर मौजूद हैं, उनको वो किसी को कोई कुछ भी नहीं कह रहे हैं। आप उनको कोई मौका तो दें, आप उनको स्टेबलाइज तो होने दें, आप स्टेबल गवर्नमेंट तो बने दें। स्टेबल गवर्नमेंट कैसे बनेगी? आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करें, गिव देम स्ट्रेंथ, गिव देम कॉन्फिडेंस, तभी वो काम करेंगे। जब वो एम्ब्रॉयल हो जाएंगे अपने खुद ही मसाइल के अंदर, तो वहाँ पर भी अलकायदा भी आएगी, ISS भी होगा, TPP भी होगी। तो अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका नहीं चाहता वहाँ अमन हो। अमेरिका चाहता है वहाँ पर जितना लड़ाई झगड़ा वो पूरा पहले फौज को तैयार करके छोड़ गए थे, जो उनको सरप्राइज हुआ है, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, अनस्टेबिलिटी, ना कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया से हो, ना बोल्ड रोड इनिशिएटिव बने, ना हमारा CPEF बने, बलूचिस्तान में हालात ख़राब रहे। ये डिज़ाइन है। इसलिए इस मौके पे अगर ये ममालिक ऐसी बात कर रहे हैं, मीन दे आर नॉट सीरियस। अदरवाइज आप कैसे किसी मुल्क के $9 बिलियन आप फ्रीज कर लेते हैं? आप यूनाइटेड नेशन को रिकग्नाइज नहीं करता, आप उनको मौका नहीं दे रहे। आप कम से कम उनको 3-4 महीने तो दें। जिसने उनके फाइटर्स हैं, जिन्होंने ये कुछ 20 से लड़ाई की है, वो अफगान गवर्नमेंट को नहीं कहते जी, आने देते जी कि आप किसी को नहीं लेकर आएंगे, वरना वो उनके खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए उनको तालिबान कह रहे हैं, अफगान तालिबान कह रहे हैं जी हम एक्लूसिव गवर्नमेंट बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक होते हैं, गिव देम 3 से 4 महीने। यही पाकिस्तान भी उनको समझा रहा है कि जी आप कोशिश करें, लेकिन दिस इज नॉट द वे हाउ अमेरिकन आर डीलिंग विद तालिबान। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। शायद अमीन साहब आपका लास्ट कमेंट चाहूँगी। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तानी डिप्लोमेसी का बड़ा टेस्ट है कि हम हालात को कैसे उसको टैकल करते हैं। यकीनन हमें अपना नुक्ता नज़र बड़ी वाज़ेह तौर पे बयान करना चाहिए। हमने जो कुछ किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अमेरिका के लिए हमारा पहले 50s का मिलिट्री अलायंस था, 80s में हमारा सोवियट्स के ख़िलाफ़ पूरा ताउन था, 9/11 के बाद विली नीली हमने आपको सारा रास्ता दिया, लॉजिस्टिक सप्लाईज दी हमारी, उसमें हमने बहुत बड़ी कीमत भी अदा की, जिसका जिक्र हुआ कि 70,000 लोग शहीद हुए और क्या क्या तबाहियाँ हुई। तो अमेरिका को इस बारे में बड़ी माकूलियत के साथ ये सारे दलाइल रखने चाहिए कि आपका पूरा नैरेटिव भी जो है वो किसी या तो मिसकंसेप्शन पे है या बदनीति पे है। आप बिला वजह पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर तालिबान कामयाब हुए हैं तो अपनी स्ट्रेटजी से और आपकी जो अमेरिका की मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के नाकाम होने की वजह से वो कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान का जो है इसमें क्या ताल्लुक है? ये ज़बरदस्ती का एक स्केपगोटिज्म हो रहा है, इसको दूर किया जाए। वहाँ के जो सेंसिबल लोग हैं उनको मालूम है इस बात का। तो फॉर द टाइम बीइंग हमारी डिप्लोमेसी को बड़ा अच्छी तरह से अपने कार्ड्स प्ले करने चाहिए। जी ठीक है जी। ब्रिगेडियर साहब आपका भी लास्ट कमेंट, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है, क्लोजिंग पे जाना है। आई थिंक पाकिस्तान को पूरी लॉजिक के साथ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एंगेज होकर उनको बताना चाहिए, इसके रिpercussions बताने चाहिए।
और बताना चाहिए कि पाकिस्तान अफगान तालिबान को क्यों सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज वी वांट ओनली वन थिंग। जो जनरल जॉन ने जो उनको क्रिटिसाइज किया उसमें ये कहा कि पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है कि वी वांट स्टेबिलिटी पीस इन अफगानिस्तान। दैट इज द रीजन कि हम चाह रहे अमन होगा तो सारे प्रॉब्लम इकोनॉमिकल दूर हो जाएंगे और हमारी हालात ठीक होगी। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत। इसी के साथ डॉक्टर फ़ज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।